ये वाला जो केस है ना, ये पहले रीड हुआ, देन राइट हुआ, देन इसके बाद राइट करें। ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि पहले अकाउंट में कुछ पैसे थे, इसने क्या किया कि 25 लाख का चेक दिया है राइट करने के लिए। इसके बाद ये कह रहा है कि हमें इतने का प्रोसेस कर दो, 5 लाख का, 25 लाख का यहाँ इसने चेक दिया है और यहाँ 25 लाख का कह रहा है प्रोसेस कर दो। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, इस केस में क्या हो रहा है कि अगर जैसे कि इसके बाद क्या हुआ ना कि ये इसने दोनों क्या हुआ, विड्रॉल किया, बट इसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है, बाद में ये चेक हो रहा है पहले ये पैसे लेके चला गया। अब इस केस में क्या होगा कि ये दोबारा रिकवर नहीं हो सकता है, इसलिए जो ये वाला केस होगा ना, इस केस में ये जो हमारा हो गया वो हो गया इरिकवरेबल, मीन्स नॉन रिकवरेबल। तो ये अगर नॉन रिकवरेबल है तो रिकवरेबल क्या होगा, तो ये दो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन T1 एंड T2। अगर इसने कुछ राइट किया, फिर ये दूसरे ट्रांजेक्शन के द्वारा रिटर्न है, इसके बाद कमिट या रोल बैक होता है T1 का ट्रांजेक्शन, देन इसका कमिट होता है। तो इस केस में क्या होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होती है। सेम एग्जांपल वो स्टूडेंट वाला, दो स्टूडेंट है, इसने कुछ रिटर्न किया, इसके द्वारा इसने सेम उसको वैल्यू को रीड किया और अपने कॉपी में राइट किया, या जो भी किया उसने यहाँ पे ये वैल्यू को रीड करा है। अब ये क्या करेगा कि अगर ये कमिट करता है यानी कि कॉपी सबमिट करता है, तो मतलब कि वो चेंज नहीं करेगा। उसके बाद ये कॉपी सबमिट करता है तो कोई इशू नहीं होगी, दोनों के मार्क्स सेम आएंगे। या फिर ये चेंज करता है अपने कुछ वैल्यू में, तो सेम ये प्रोसेस रिपीट होगा, इस केस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये वाला हो गया हमारा रिकवरेबल। अगर इस केस में कुछ फेलियर होती है, कमिट या रोल में कुछ भी होता है, इस केस में भी रिकवर कर सकता है, कवरेबल। इसमें T2 डिपेंड अपॉन, इफ T2 डिपेंड्स ऑन T1, देन T2 का जो कमिट होगा, T2 कमिट देन कमिट ऑफ T2 must be delayed until commit rollback of T1। until commit या rollback of T1। तो तब तक ये कमिट नहीं होना चाहिए, पहले जिसके से इसने जिस पे डिपेंड कर रहा है वो वाला पार्ट होना चाहिए कमिट, देन ये सेकेंड वाला पार्ट होगा। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इस केस में अगर T1 है, ये T2 है, ठीक है, इसने राइट किया, इसने इस वैल्यू को रीड किया, यानी कि T2 डिपेंड अपॉन T1 है, इसने पहले कमिट किया और इसने बाद में कमिट किया, इस केस में भी ये रिकवरेबल है। तो हमने देख लिया कि रिकवरेबल शेड्यूल कैसा होना चाहिए। रिकवरेबल शेड्यूल का एक सिंपल सा रूल है कि इफ T2 डिपेंड अपॉन T1, देन कमिट ऑफ T1 शुड बी बिफोर देन कमिट ऑफ T2। तो ये हो गया हमारा रिकवरेबल शेड्यूल। अगर मैं कहूँ, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल, इसमें क्या होगा कि एग्जांपल 1, दो है T1 एंड T2, इसने राइट किया, इसने रीड किया और इसका कमिट हुआ, देन इसने रोल बैक किया। इस केस में क्या होगा, क्या वो रिकवरेबल है, तो ये नॉट रिकवरेबल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड, T1 T2, राइट, ये रीड, इसने कमिट किया, इसने उसके बाद कमिट किया, तो ये भी जो है नॉट रिकवरेबल है, ये भी नॉट रिकवरेबल है क्योंकि इसके बाद कमिट हो रहा है। रूल में क्या था, ये पहले कमिट होना चाहिए जिस पर डिपेंड हो रहा है। T3 यानी कि थर्ड एग्जांपल चेक करते हैं, T1 एंड T2, ये राइट, ये कमिट या रोल बैक इसका पहले है, देन ये रीड हो रहा है, इस केस में रिकवरेबल है, ठीक है, ये रिकवरेबल है। फोर्थ,
T1, मैं इतने सारे एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ये कंफ्यूजन नहीं हो किस किस में रिकवरेबल होगा किस किस में नहीं होगा। ये राइट राइट रीड कमिट, देन इसका कमिट या रोल बैक। अब इस केस में क्या हो रहा है ना एग्जाम्पल 4 में कि ये जो डेटा आइटम को रीड कर रहा है विच इज रिटन बाय सेम ट्रांजेक्शन, T2 को रीड कर रहा है विच इज रिटन बाय T2, तो इस केस में ये रिकवरेबल है क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है T1 पे, ये T2 पे ही डिपेंड कर रहा है और इसका कमिट पहले हो रहा है, तो इस केस में ये रिकवरेबल है। नेक्स्ट देखते हैं 5th एग्जाम्पल T1 T2। आप जितना एग्जाम्पल देखोगे आपको क्लियर होगा किस किस में रिकवर है कि नहीं है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा आगे, ये हमेशा के लिए परमानेंट माइंड में स्टोर हो जाएगा। रीड ऑन डेटा आइटम ए, रोल बैक, कमिट या रोल बैक। अब इस केस में क्या हो रहा है ना कि ये कमिट या रोल बैक जो हो रहा है वो T2 का है, तो पहले ये जितना भी ऑपरेशन क्या है ये अंडू हो रहा है, तो इस केस में भी ये रिकवरेबल है। अब एक वन मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस इतना रहने दूंगी। T1 देन T2, ये रीड हो रहा है कमिट या रोल बैक, ये कमिट या रोल बैक, तो इस केस में भी रिकवरेबल है। तो ये हमने कुछ केस देखे कि किस केस में रिकवरेबल नहीं होगा और किस केस में रिकवरेबल होगा। तो रिकवरेबल शेड्यूल में सारी प्रॉब्लम आती है जो हमने आके देखा कि राइट रीड राइट राइट राइट, ये सारी इसमें प्रॉब्लम आती है, रिकवरेबल शेड्यूल में सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो होता है ना कास्केडिंग रोल बैक होता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि इतना सारा जो अपडेट हुआ वो लॉस्ट करके ठीक है रिकवरेबल है, लेकिन इसके साथ ये सारे अपडेट को दोबारा करना होगा, यानी कि रिसोर्स का वेस्टेज है ये सारा। तो रिकवरेबल शेड्यूल का कुछ कुछ ये सारे प्रॉब्लम होती है कि हमारा हो गया राइट रीड रीड से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, सॉरी रिकवरेबल शेड्यूल जो पहले हमने देखा राइट रीड राइट और साथ में कास्केडिंग रोल बैक, रोल बैक। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे ऑपरेशन को दोबारा अंडू करना पड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा कास्केडिंग रोल बैक। मैंने बताया था कि 3 टाइप का होता है कास्केडिंग, कास्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। तो रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है कि एक कास्केडिंग हो गया, यानी कि कमिट रोल बैक इसके पहले तो रिकवरेबल तो है बट साथ में ये वाला जो है इसका सारे ऑपरेशन जो होंगे वो सारे अंडू करना पड़ेगा। तो इसके लिए रिकवरेबल बट रीड राइट प्रॉब्लम क्या होती है, और सारे को देख लेते हैं कि रिकवरेबल बट राइट प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, कैसे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया हमारा ये वाला तो हम लोग देख लिया कि राइट रीड प्रॉब्लम कैसे हो रहा है, राइट रीड प्रॉब्लम कैसे हो रहा है इसमें। अब हम लोग देखते रिकवरेबल बट राइट रीड प्रॉब्लम कैसे आ रहा है, इसके में रिकवरेबल तो है, पहले वो चेक करेंगे। ये राइट रीड प्रॉब्लम तो रिकवरेबल तो है बट इसमें राइट रीड का प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि रोल बैक कर रहे हैं इसमें सारे, इसमें जो पार्ट में रोल बैक कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है। तो हम लोग वही देख लेते हैं कि ये राइट रीड वाला देख रहे हैं, ये T1 देन T2, ये रीड हो रहा है देन इसका कमिट हो रहा है देन इसका कमिट हो रहा है। पहली बात कि चेक करना हो कि रिकवरेबल है कि नहीं, यस ये रिकवरेबल है, तो रिकवरेबल है ये, तो इसको रिकवरेबल टिक लगा देंगे। बट इसमें क्या हो रहा है कि रीड राइट का प्रॉब्लम हो रहा है, रिकवरेबल बट रीड राइट प्रॉब्लम। देन हमारा नेक्स्ट है राइट प्रॉब्लम, यानी कि इसमें राइट प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा कि इसमें अपडेट जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा, और ये जो होगा ना हमारा जो
रीड राइट प्रॉब्लम होगा उसमें अनरिपीटेबल रीड होगा, यानी कि नॉन रिपीटेबल रीड होगा। पहले इसने ये वाला हमने देखा था क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने पढ़ाया था कि कितने टाइप का इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो गया राइट रीड यानी कि अनरिपीटेबल रीड, ये हो गया हमारा राइट राइट। तो इसको देख लेते हैं T1 T2, ये राइट हो रहा है डेटा आइटम ए पे, ये पहले कमिट हो रहा है, देन ये कमिट हो रहा है। पहले बात की रिकवरेबल है क्योंकि इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये अपना वैल्यू रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, ये भी अपना वैल्यू राइट कर रहा है। बट इसमें राइट राइट प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, अगर राइट राइट प्रॉब्लम हुआ तो यानी कि अपडेट लॉस्ट हो सकता है। जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसमें ट्रांजेक्शन जो वैल्यू एक ने अपडेट किया वो दूसरा लॉस्ट हो सकता है, तो ये भी रिकवरेबल तो है। बट राइट राइट प्रॉब्लम। अब एक देख लेते हैं हमारा राइट रीड प्रॉब्लम। T1 T2 ने रीड किया, राइट ए, रीड ए, राइट बी, रीड बी, यहाँ पे कमिट, यहाँ पे कमिट। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि ये हो रहा है राइट रीड प्रॉब्लम, राइट रीड प्रॉब्लम, राइट रीड प्रॉब्लम, तो ये रिकवरेबल तो है। तो ये क्या हुआ कि ये भी रिकवरेबल बट राइट रीड प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो हम लोग देखेंगे कास्केडिंग रोलबैक क्या होता है। अब वो कौन सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये चारों टाइप की प्रॉब्लम होती है, 3 हमने डिस्कस कर लिया था। ये हो गया हमारा कास्केडिंग रोलबैक। अगर मैं कहूँ कि यहाँ मल्टीपल ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। इसने डेटा आइटम को, डेटा आइटम एक ही रखते हैं, रीड किया, इसने राइट किया, इसने जो राइट किया अब ये सारा इसे रीड करते जाएंगे, रीड ए, रीड ए, रीड ए। अब अगर इसमें कुछ रोल बैक आता है यानी कि T1 ट्रांजेक्शन में, तो इसमें क्या करोगे, ये सारे ऑपरेशन फिर से अंडू होंगे, यानी कि सारे को फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कास्केडिंग रोल बैक का प्रॉब्लम। ये रिकवरेबल तो है, इसमें इशू तो नहीं आएगी, बट ये सारा फिर से इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि रिसोर्स का, टाइम का, सबका वेस्टेज हो रहा है। तो ये रिकवरेबल बट कास्केडिंग इसमें रोल बैक हो रही है। अब जो कास्केडिंग रोलबैक होता है ना, इसमें अनकमिटेड रीड अलाउड होता है। तो सबके लिए कुछ कुछ इसमें टर्म है, तो चलिए तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि स्ट्रिक्ट क्या होता है, रिकवरेबल अनकमिटेड रीड क्या हो रहा है, और किसमें क्या हो रहा है, तीनों का एक एक डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक हो गया कास्केडिंग रोलबैक, मैंने बताया था 3 टाइप का रिकवरेबल शेड्यूल होता है। एक हो गया कास्केडिंग रोलबैक, एक होता है कास्केडलेस रोलबैक। रोलबैक, और एक था स्ट्रिक्ट रिकवरेबल। ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आप पढ़ोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसके अंदर जो होता है ना कास्केडिंग रोल बैक, इसमें क्या हो रहा है कि 2 ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2, ठीक है। इसने राइट किया, इसने रीड किया, इसमें कमिट या रोल बैक हुआ, देन इसने कमिट किया। अब जैसे ये वाला पार्ट होगा ना कमिट, इसमें क्या हो रहा है कि अलाउ अनकमिटेड रीड। ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है कास्केडिंग रोलबैक की, क्योंकि अनकमिटेड रीड को अलाउ करता है। तो इसमें ये जो है ना कास्केडिंग रोलबैक में ये अलाउ करता है अनकमिटेड रीड को। अनकमिटेड रीड का मतलब क्या हुआ कि जो कमिट किया हुआ
नहीं है उस ऑपरेशन से, वो रीड कर रहा है वो उस ट्रांजेक्शन से। तो ये अलाउ अनकमिटेड रीड, अनकमिटेड रीड, अगर यहाँ पे कमिट हो जाता देन ये रीड करता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अब रोल बैक का ऑप्शन नहीं होता। अब इसमें जो हो रहा है ना कास्केडलेस, इसमें हो रहा है ट्रांजेक्शन T1 एंड T2। ये बहुत छोटा में सारांश इतना ही है, बट इसे समझाने के लिए आगे का जो मैंने इतना कुछ समझाया ताकि ये समझ में आए अच्छे से। और ये हो गया हमारा, ये कमिट या रोल बैक अगर हो जाएगा देन ये रीड होगा। तो इसमें क्या होगा ना कि ये कास्केडलेस रोल बैक हो रहा है, इसमें नो अनकमिटेड रीड है, नो अनकमिटेड रीड। अगर इसमें अनकमिटेड रीड नहीं होगा तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें सिर्फ दो आएगी, रीड राइट एंड राइट राइट। राइट रीड प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें क्योंकि इसे रिमूव कर दिया गया है। एक है हमारा स्ट्रिक्ट रिकवरेबल, इसमें क्या होता है कि इसमें देखो रीड है, रीड अनकमिटेड होना चाहिए, राइट कुछ भी होगा चलेगा। तो ये हो गया हमारा T1 T2, ये रीड कमिट या रोल बैक, यहाँ रीड राइट दोनों होगा, रीड या फिर राइट दोनों कमिटेड ही होगा। तो इसमें ये हो गया मेरा स्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये हो गया ओनली रीड राइट प्रॉब्लम आएगी, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि किसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है, सब में नहीं आती है सारी प्रॉब्लम। तो हमने क्या देखा, तो याद करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या हो गया हमारा कि ये हो गया रिकवरेबल। रिकवरेबल पे हमने क्या देखा कि ये इसका कमिट और रोल बैक, अगर एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन पे डिपेंडेंट है, अगर इफ ट्रांजेक्शन TI, ध्यान से सुनिए इस बात को, इफ ट्रांजेक्शन TI is dependent on transaction TJ, then commit of transaction TJ should be before the commit of transaction T1। तो ये हो गया रिकवरेबल। उसके अंदर आता है हमारा कास्केडलेस, कास्केडलेस, और उसके अंदर आता है स्ट्रिक्ट। तो ये आपको हायरार्की पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ये कास्केडलेस में होता है कि ये नो अनकमिटेड रीड अलाउ, और इसमें नो अनकमिटेड रीड राइट कुछ अलाउ नहीं करता है स्ट्रिक्ट में। तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल आर मोर स्ट्रिक्ट देन कास्केडलेस। तो इसके 3 पॉइंट हो गए हमारे कि आपको याद रखना होगा, नोट में लिख देती हूँ, नोट स्ट्रिक्ट शेड्यूल आर more strict than cascadeless। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा ऑल स्ट्रिक्ट शेड्यूल आर कास्केडलेस। ये आपको ये डायग्राम याद रहेगा तो ये सब पॉइंट इजीली समझ में आ जाएगा। ऑल स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स आर cascadeless। It is not necessary that every cascade schedule is also strict recoverable schedule। It is not possible that every cascadeless is also strict। तो ये आपको बस तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है कि किस केस में क्या हो रहा है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे चेक करना है इरिकवरेबल है रिकवरेबल है या नहीं। तो इससे सारा जो कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप आराम आराम से समझेंगे तो आपको सब बातें अच्छे से समझ में आएगी और लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं कि read X
क्वेश्चन पहले लिख देती हूँ कि इसमें रीड यानी कि 3 ट्रांजेक्शन है, ये वाई है, देन इसके बाद कमिट 1 2 3, ये तीनों कमिट है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे हम कि ट्रांजेक्शन ड्रॉ करेंगे, यानी कि 1 2 3 है तो टोटल 3 ट्रांजेक्शन इसमें T1 T2 एंड T3। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसमें रीड हो रहा है लिखते जा रहे हैं। तो रीड एक्स, R1 था इसलिए रीड फर्स्ट ट्रांजेक्शन और एक्स, ये ऐसे लिखते हैं हम इसमें, ठीक है। ये हो गया Z, रीड Z, रीड X, रीड Y, राइट X, राइट Y, रीड Y, राइट Y, राइट Z, राइट Y। अब इसमें क्या था, तीनों का कमिट था। ये थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ तो इजीली सब कुछ दिखेगा। कमिट कमिट कमिट, हाँ क्वेश्चन अब क्लियर दिखेगा आप लोग को। तो इसके थ्रू हमने पहले ये वाला बना लिया, तीनों का बस डेटा को टेबलर फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये इस पे यहाँ रीड, सॉरी मैंने गलत लिख दिया थोड़ा, यहाँ राइट था। अब ये क्या हो रहा है ना, इसमें हमने क्या पढ़ा था इस केस में कि एक इसके लिए हमने पढ़ा था कि इफ ट्रांजेक्शन Ti इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांजेक्शन Tj, तो ये जो ट्रांजेक्शन Ti डिपेंड कर रहा है ट्रांजेक्शन Tj पे, तो इसका कमिट रोल बैक होने से पहले इसका कमिट होना चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है, इसका कमिट पहले हो रहा है। ये थोड़ा क्लियरिटी नहीं है, जैसे मैं थोड़ा, ये कमिट, तो ये पहले हो रहा है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है, बट यहाँ पे जो कमिट हो रहा है इसका पहले हो रहा है, इस कारण ये इरिकवरेबल है, ये इरिकवरेबल शेड्यूल हो गया इसके कारण। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि कैसे ये इरिकवरेबल शेड्यूल हो रहा है। तो एक इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है, चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वाया कमेंट सेक्शन मुझे पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।